वो परम ज्ञानी परम ब्रह्म है। अवेयरनेस पब्लिक में नहीं है। बैंक तो जा सकती है। उनका जाने में फायदा ये 10% आपने बताया है कि एग्रीमेंट गलत बना देते हैं इसलिए नहीं जाते हैं, तो वो फिर भी क्यों नहीं जाते जब इतना वहाँ पे उनको सेफ्टी मिल रही है। वो जाके आपने सुना ही नहीं शायद टॉपिक उस समय का? नहीं सुना है मैंने, हाई कोर्ट वाला। भाई सबसे पहले उनके एग्रीमेंट जो है ना वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। वो 10% आपने बताया। दूसरी बात, इनके एग्रीमेंट कभी भी किसी भी लोन को देने के अंदर एक स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर पे करना जरूरी होता है। आप अपने लोन एग्रीमेंट देखो, बिना स्टाम्प ड्यूटी के एग्रीमेंट मिलेंगे। आज मुझे बात बताइए, मैं चावला साहब से या मैं मैडम से भी कोई डील करता हूँ इनकी प्रॉपर्टी खरीदने की, क्या कोरे कागज पे करोगे? नहीं करोगे। आप कहेंगे नहीं आप स्टाम्प परचेज कीजिए, मैं एक रेंट एग्रीमेंट बनाऊंगा, मुझे स्टाम्प चाहिए। इनके लोन एग्रीमेंट क्या स्टाम्प पे बने? बिल्कुल नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं होता है। कारण एक बात बताओ ना, एक लोन एग्रीमेंट की प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी होती है। आप कभी नेशनल बैंक से लोन लो, जब आपका लोन सैंक्शन होता है तो लोन अमाउंट के अनुसार 6,000, 10,000, 20,000 रुपए के वो आपसे स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं। लेते नहीं लेते? लेकिन ये तो सर प्रोसेसिंग फीस देते हैं। प्रोसेसिंग फीस देते हैं और यहाँ सारे गोलमाल होते हैं। प्रोसेसिंग फी के साथ 1 लाख रुपए जो काट देते हैं इंश्योरेंस और ये सब काटते हैं ना, काटते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इनके एग्रीमेंट में जो टर्म एंड कंडीशन लिखी है, एक बात बताओ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कही जाती है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है? कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो पर डे ईएमआई चलती है, पर डे ईएमआई, और पर डे ईएमआई के हिसाब से उनका परसेंटेज देखो तो क्या आरबीआई उनको परमिट करता है उतनी ईएमआई के लिए? एक बात काट रहा हूँ। मैंने जयपुर में कल बातों बातों में बहुत अच्छी बात की थी, मैं उस बात को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे याद आ जाती है। और मतलब क्योंकि बातों बातों को चीज याद आई, उसमें यह था है कि अब एनबीएफसी लोन डिफॉल्टर हो गए हैं, क्योंकि हम एनबीएफसी से लिया लोन, लेकिन एनबीएफसी ने तो कहीं से ले रखा है क्या? अब उनके लोन डिफॉल्टर होने की बारी आई है, अब उनकी रिकवरी की बारी आई। कारण क्यों? कारण ये कि जिस तरीके से वो लोन बांट रहे हैं वो कारण को दूसरा कोई नहीं। वो जानते हैं ऑलरेडी। एक बात बताओ ना, आपके सेटलमेंट क्यों होते हैं? लोन सेटलमेंट क्यों होते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए, आप 2 लाख ले लोगे, लेकिन जिस आदमी को दिए वो हॉस्पिटल की बेड पे अंतिम सांसें गिन रहा है और वो कह रहा है भाई लेना है तो 50,000 है, इसे तुरंत लेगा। लोन सेटलमेंट क्यों होते हैं? वही है कि लास्ट में भागते रोज की लखोटी सही कि भैया कुछ ना से कुछ तो सही कुछ। लेकिन बिना एनपीए लोन, एनपीए के बिना नहीं होता। एनपीए के बिना भी लोन सेटलमेंट हो रहा है। क्यों हो रहे हैं? हाँ, मुझे एक्सेस वालों ने बोला है कि आपका 2 महीने में ही हो जाएगा। नहीं, उनको दिख रहा है कि सामने कुछ ऑफर है ही नहीं, ऑप्शन। बता रहा हूँ, उस बात को गौर करना। जब भी मैंने सेटलमेंट लेटर का फार्मूला निकाला और जब मैंने उसको पब्लिक किया, उसका बहुत बेनिफिट लोगों को मिला है। हर 3 महीने के अंदर मैं कोशिश करता हूँ मैं मेरी वर्डिंग को चेंज करके कोई ड्राफ्ट निकालूँ, और इस बार का ड्राफ्ट मेरा ऐसा है कि उससे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ। कि उसमें डायरेक्ट मैंने कहा है अगर अभी लोन सेटलमेंट नहीं करोगे आने वाले 6 महीने नहीं कर पाऊंगा। डायरेक्ट धमकी है, आने वाले 6 महीने नहीं कर पाऊंगा। नतीजा लगभग जिन्होंने डाला है 80% लोगों को राहत मिली है। और ये सेटलमेंट क्यों होते हैं अब सुनो। ये एक पिटीशन है जो उनको मुझे मत दिखाऊंगा, मैं मुझे बोलने दो। इनको जो नोटिस आया है ना वो हाई कोर्ट का नोटिस नहीं है, इनको पूरी पिटीशन आई है और उस पिटीशन के अंदर दुनिया भर की छापे लगी हुई है, इनके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं और मस्त अंग्रेजी लिखी हुई है क्या, और सारे क्लोज लिखे हुए हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश नहीं हुआ क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को बनाने का खर्चा कंपनी का कुछ भी नहीं है। जो स्कैन डॉक्यूमेंट है सारे प्रिंट निकाल दिए। एक मैटर बना हुआ था तो रिप्लेस ऑल करते हैं ना, तो रिप्लेस ऑल करके नाम सब जगह चेंज कर दिया। और फिर इस मैटर में एक हमारे कोर्ट में एक शब्द होता है हिंदी में, उसको कहते हैं ओथ कमिश्नर। क्या कहते हैं? ओथ कमिश्नर। आप मुझे बताइए कमिश्नर कितना बड़ा शब्द है?
कमिश्नर, कितना बड़े शब्द है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है? औत मतलब शपथ, जो हम कसम लेते हैं, शपथ। तो ये हुआ शपथ आयुक्त, क्या हुआ? और नीचे लिखा है दिल्ली साकेत कोर्ट, बीच में साइन। एक आम आदमी क्या सोचता है मालूम है? कमिश्नर साहब का साइन है। जबकि ये क्या है? आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपको उस डॉक्यूमेंट को आप नोटराइज करा रहे हैं, तो जैसे नोटरी एडवोकेट जो सील लगाता है, ये वही सील है। लेकिन कोर्ट में जब कोई व्यक्ति एफिडेविट फाइल करेगा तब ये सील लगती है। अब ये डॉक्यूमेंट आपको भेज दिया जाता है, ये डॉक्यूमेंट आपको भेज दिया जाता है और आप तनाव में, आप किसी वकील साहब के पास भी गए जिनके ज़्यादा काम नहीं पड़ता, अरे सेक्शन 11 के प्रोसेस में चले गए हैं, हमारे ऊपर दर्द, दबाव, टेंशन, लेकिन ये फाइल नहीं होता है। और देख लीजिए ये डॉक्यूमेंट जो इनके कहे बिना मैंने दिखाया, ये 2 रुपए की टिकट, ठीक है, अंदर सर एक पे तो 6 लगेगी। हाँ, और ये सारे पिटीशन, ठीक है, ये देखिए ये सारे लोन के डॉक्यूमेंट, 37 फीट है। हाँ, ये फिक्स मैटर है, चेंज होता है बस। डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। ये देखो, ये कमिश्नर ऑफ ऑक्स, अब नीचे लिखा है हाई कोर्ट। अब जैसे मैं मेरा नाम लिखूंगा एडवोकेट नरेंद्र जोशी, तो मेरे कार्ड पे ऑटोमेटिकली नाम जुड़ेगा राजस्थान हाई कोर्ट। लेकिन अगर मैं उदयपुर में औत कमिश्नर हूँ, जैसे अभी नहीं हूँ, पहले था, ये नए जस्ट वकील बनते हैं ना, उनके लिए एक टेम्परेरी फंड की व्यवस्था है कि जैसे नोटरी एडवोकेट छाप लगा के पैसा लेगा, वैसे औत कमिश्नर जो होता है किसी शहर में 20 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं 100 रुपए उनकी रेट होती है, तो वो अपनी छाप लगाते, साइन करते, वेरीफाई करते कि बंदे ने मेरे सामने साइन किए, वेरीफाई कर दिया, और उसकी 50 रुपए फीस है। और इस सील को देखकर लोगों को दिमाग में तनाव आ जाता है, अरे बाप रे ये क्या है। तो ये चीज ध्यान रखना, हर दिखने वाली, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो ये कागज जब आता है ना, तो आप क्या होता है, कई बार अपने पास में नॉर्मल लॉ स्टूडेंट होते हैं, या फिर कई लोग जिनकी प्रैक्टिस कम है, हम उनके पास चले गए, ठीक है, और उनको दिखाएंगे तो वो आपको तनाव में डालेगा। और कई साथी तो सलाह देते हैं, काम कर 3 साल के लिए घर छोड़ के चला जा। ये सलाह तो मिलती ही मिलती है, क्या 3 साल के लिए घर छोड़ के चला जा। अरे क्यों छोड़ो? क्या किसी का गला पकड़ा है मैंने? किसी की किडनैप किया मैंने? क्यों छोड़ो? तो अब ये नोटिस देखने से पहले बता दिया था मैंने, लेकिन ये नोटिस कोर्ट का कभी नहीं आएगा। 0.0001%, ठीक है। अब इनका सेटलमेंट, मतलब ये डर नहीं सर, सेटलमेंट तो 2 महीने हो गए इसको, ये तो अभी आया मेरे पास में। नहीं, तो ये डर कायम करने के लिए था ना, ये 20 तारीख को आया। ये आपके लिए डर कायम करने के लिए था। अब आप इस पे ये देखो, 20/9/2025 को इन्होंने पोस्ट 20 किया, तारीख को उसके ठीक है बाद ना? आया, 22 को आया। कोई दिक्कत। और सेटलमेंट हो चुका, आपने बताया था, मैंने वैसे मेल भी कर दिया था। हाँ बस बस बस। तो ये एक डर पैदा करने की बात है और कुछ भी नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे एक नहीं अनेकों डॉक्यूमेंट बनते हैं। अब मैं सुनो, आप सुनिए, एक वकील साहब है जिनका नाम यू से शुरू होता है, नाम नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, उनका सरनेम एस से शुरू होता है बाद में, ठीक है। एक वकील साहब है जिनका नाम एस से शुरू होता है और पीछे सरनेम ए है। एक लीगल फर्म है जिसका नाम के से शुरू होता है, ठीक है। इनके जब भी ये किसी के नोटिस मिलते हैं ना, मतलब मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा यूं आता है, मैं उनको सीधा यूं कहता हूं, इग्नोर, ठीक है। जब रिकॉर्डिंग मोड बंद हो जाएगा मैं आपको नाम बता दूंगा, आप बोल देना, क्योंकि मैं इस रिकॉर्डिंग को, आप किसी के चेहरे नहीं आ रहे, मैं पब्लिक अवेयरनेस में भी डालूंगा यो। तो इनके लीगल नोटिस की वर्थ 0 है, कोई लीगल वर्थ नहीं है। और ये मान लो कि इनकी कलेक्शन एजेंट और कुछ भी नहीं, खुला मान के चलना। एक एडवोकेट है,
क्या उनका बाकायदा स्टाम्प पे नोटिस जारी होते हैं। उस स्टाम्प, ये नोटिस आप सबने देखा होगा, मतलब कैसे कैसे चोंचले अपनाए जाते हैं वो अपने को देखना है। रियल में वकील है, ये नोटिस है, ये स्टाम्प है 100 रुपए का, इस पे नोटिस बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है, मैं मेरा ही नाम ले लेता हूँ, आपके केस में एडवोकेट नरेंद्र जोशी 2 बजे तक कोर्ट में मौजूद रहे, आप कोर्ट में नहीं आए, कोर्ट ने आपके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना किया और आपको सजा करने के बाद का विचार कर रहे हैं। आप 48 घंटे में पेमेंट जमा कराए, यहाँ वकील साहब की सील है, साइन है और उनका एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट मैंने कल ही पोस्ट किया है, फेसबुक पे पब्लिकली पोस्ट किया, उसमें नाम भी होगा, जूम करके देखना। हाँ सर, मतलब इन नए छोरों को जो वकालत में आ रहे हैं, मात्र 20-25 हज़ार रुपये महीने का देके इनके दस्तावेजों का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है। अगर ये नहीं जागेंगे वकील साहब तो वो दिन दूर नहीं है जब ये उल्टे हो जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं है। इसके ऊपर तक इसने कंप्लेंट करी तो फिर उनका एनरोलमेंट नंबर सस्पेंड नहीं हो सकता, दिक्कत हो जाएगी ना। और मैंने भी क्या किया, जिस रिकवरी एजेंट ने भेजा उसके मोबाइल नंबर के साथ स्क्रीनशॉट लेके लगाया, ताकि कल मुझे कोई ये कहे तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट के साथ है, पकड़ो उसको। ये सब वायरल करते जा रहे हैं और एक कुछ फर्जी मैसेज फिक्स है, पुलिस के फोन, वकील के फोन, ये तो आपको मैं क्या करूँ, इतनी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर रखी, उनसे तो अपने को घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आर्बिट्रेशन के मैटर में अभी मैंने इतनी बातें आपको बताई, यश बंद करके ऑप्शन ठीक है आप लेके आए, वेरी गुड। बढ़िया। अब सुनो, बिना देखे बता रहा हूँ, बिना देखे मैं इनका नोटिस बताता हूँ, सुनिए। अच्छा, मैं बाबा बागेश्वर धाम हूँ तो अनुमान में बताऊंगा। इनको जो नोटिस, अब आपने कहा था, किसने कहा था, ईसीएस सीट का, आपने कहा था कि सर मेरे अकाउंट में मल्टीपल ईसीएस हिट हो रहे हैं। आपको ये मालूम है, अगर मल्टीपल ईसीएस हिट होंगे तो नुकसान किसका है? दोनों तरफ है। उनके काका बाबा नहीं है वो, उनका भी चार्ज कट रहा है और आपका भी चार्ज कट रहा है। फर्क क्या है मालूम है? आपका अकाउंट धीरे धीरे करते माइनस बैलेंस हो गया, लेकिन उनके फर्क नहीं पड़ता, उनका थोड़ा 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 कम होता है। लेकिन 180 रुपए की बाउंसिंग का वो आपसे क्या चार्ज करते हैं? 590 रुपए विद जीएसटी, 590 रुपए काउंट करते हैं। और 90 रुपए जीएसटी हटा दो, 180 200 मान लो, 300 रुपए हर बाउंसिंग पे वो कमा रहे हैं। तो कौन दे रहा है 300 रुपए मालूम है? कुछ ऐसे लोग, हमारे चावला साहब जैसे यंग जो जनरेशन होती है ना, वो क्या करती है मालूम है? जो एमएनसी वगैरह में जॉब करते हैं, उन लोगों को एक तनाव रहता है कि मुझे फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड, क्या घर, होम लोन, वो जैसे 3 में कहा था क्या कि भाई अगर जॉब नहीं हुई तो बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई बाप बेटी नहीं देगा। तो वैसी जैसी स्थिति होती है, तो कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं बैंक को पूरा फोरक्लोजर नहीं करूंगा तो मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। और ऐसे लोग 1-1 रुपया पे करते हैं, 1-1 रुपया, तो 300 रुपये हर बाउंसिंग पे ये कमा रहे हैं। लेकिन सेटलमेंट करने वाले कितने होंगे? 10%। लेकिन 90% वो लोग हैं जो दबाव में, प्रेशर में आके, या फिर अपने सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए इनको टाइम पेमेंट करते हैं। ये बड़ी चीज होगी। इसके अलावा लेट फीस इनकी अलग होती है, अदर चार्जेस के नाम पे दुनिया भर के चार्जेस होते हैं। लोन अमाउंट आपका होता है 95 लाख रुपए, लेकिन अकाउंट में आता है 93 लाख, मतलब उस समय इन्होंने चार्जेस काट लिए। तो ये कंपनी कभी भी कहीं पर भी लॉस में नहीं है। इसीलिए ये आर्बिट्रेशन का भी वही विकल्प अपनाएगी और मल्टीपल ईसीएस हिट भी करती रहेगी। तो अपन इसमें तनाव लेते रहते हैं, तो ये तनाव अपने को नहीं लेने। तो यही कारण है इस मैटर में कंपनियां हाईकोर्ट नहीं जाती है। सर मेरे पास नोटिस आया था हाई कोर्ट का
सेटलमेंट होने के बाद अब एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात कही, और इस बात का सुनना मैं इनसे पूछूंगा, ठीक है? 420, 406, 464, 467, 468, 471, 472 अपराध, और कंपनी मिली हुई है सेक्शन 34। तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम फर्जी सिग्नेचर होते हैं, और जब ये यहाँ जाते हैं तो यहाँ इनको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। और यहाँ पर आप पहले से तुर्रम खान है, आपने प्रायर नोटिस भेजा था, आप प्रायर नोटिस और डाक रसीद भेजते हो कि साहब हम तो इनको एक साल पहले डॉक्यूमेंट मांगे थे, ये तो बदमाशी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पोलिंग होती है, सबसे बड़ी चीज ये पोलिंग होती है, ठीक है? 20 लाख के लोन के ऊपर अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, ये डीआरटी भी जा सकते हैं, लेकिन बातें वो की वो, सारी चीजें वो की वो। अब सोचिए ना, आपका डॉक्यूमेंट आपको लेने का अधिकार है, लेकिन आपको नहीं दिए जा रहे, कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ ज्यादा है दया, ये होता है ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ ज्यादा है, तो वो चीजें इसमें आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और यही कारण है ये यहाँ नहीं जाते। और मैं तो कहता हूँ कि इन एनबीएफसी को कोई सद्बुद्धि भी नहीं दे, वो यही काम करते रहे, हम थोड़े तनाव झेलते रहेंगे और सेटलमेंट होते रहेंगे। आपकी वीडियो भी तो देखते होंगे पहले। सर एक बात ध्यान रखना ना, हमारी उतनी रेंज नहीं है, हमारी उतनी रेंज नहीं है कि 0.0001% हम लोग हमको देते हैं, उससे इनको क्या फर्क पड़ता है? आप एक बात बताइए, आपके अकाउंट में मल्टीपल ईसीएस सीट होते हैं, ठीक है? बंद करके वापस चलो। ठग नहीं क्या बोल रहे हो? होल्ड किया, ओके, होल्ड कर लेना। होल्ड कर। अब सेक्शन 9 क्या होता है? कोर्ट, ये कोर्ट के पास गए तो क्या कोर्ट इनको ऑर्डर दे देगा? पहले पूछेगा किसको? कोर्ट क्या करेगा? आपको एक समन जारी करेगा। अब वो समन, कल रात को मुझे एक पार्टी का फोन आया, मैं सफर में था, अरे सर मुझे पुलिस का फोन आया कि आर्बिट्रेटर का कोर्ट वाला नोटिस आया है, तो फिर वो मुझे बुला रहा है, उसको कहता है घर लेके आ। मैंने कहा मेरे घर लेके आ। अरे भाई, कोर्ट का नोटिस आएगा दो तरीके से आएगा, कभी भी ध्यान रखना, कोर्ट का नोटिस 2 तरीके से आता है, या तो बाई पोस्ट आएगा या बस यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। ये सिविल कार्रवाई है, आर्बिट्रेशन क्या है? सिविल कार्रवाई है। यहाँ कोर्ट का बंदा आएगा, जिसको कहते हैं तामिल कुनिंदा, जिसका काम है, जैसे भारतीय डाक विभाग में पोस्टमैन जाके डाक डिलीवर करता है, तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना हुआ कोर्ट का। तो कोर्ट का बंदा आपके घर पे आएगा, 2 नोटिस लेके आएगा, एक नोटिस आपको देगा और दूसरा नोटिस पेज पलटेगा, तारीख लिखेगा, आपके साइन कराएगा और आपको कहेगा इस तारीख को इतने बजे आपको जो है कोर्ट में उपस्थित होना है, इतने बजे आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि हम समन साइन कर लेते हैं, लेकिन हम एक गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर उस नोट के साथ कोई कोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल की वो और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो लिखना केवल समन प्राप्त किया, कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मात्र दस्तावेज के आधार पर 4 पैसे ध्यान रखना। आपने समन पे लिख दिया, आपको तारीख मिल गई, अब यहां आपको गलती नहीं करनी, आपको एक बात ध्यान रखना, अगर कोर्ट वाला बंदा है तो आपके पड़ोसी को देके नहीं जाएगा, आपके परिवार जन को देके जाएगा, उनके साइन करा के जाएगा, और फिर वो आपके परिवार वालों की गलती होगी अगर वो आपको सूचना नहीं करे। तो इतना तो घर में अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या कई लोग क्या करते हैं मालूम है? डाक का लिफाफा आता है, नोटिस आया, मुझे नोटिस भेजा, मुझे डाउट लगता है, मैंने कहा लिफाफा भेजना,
अरे सर वो तो फाड़ के फेंक दिया। जबकि लिफाफा किसी भी नोटिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखें। एक बात ये भी ध्यान रखो, जब आपको डेट मिली उस डेट को आपको कोर्ट में अपीयर होना है। और मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, ये कोर्ट है, हाँ उनकी बात अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं लिफाफा भी रोज ट्रैकिंग रिपोर्ट भी निकालो। अब यहाँ पर आप कोर्ट गए, कोर्ट आप बिना वकील के भी आप डायरेक्ट कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में चले जाके समन दिखा दो, मुझे समन आया है, आप मेरे साइन करो। वो ऑर्डर शीट खुलवाएंगे, वो पूछेंगे आपने वकील हायर किया हो तो हाँ कह रहा है, नहीं किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन कर दो और उनको कहना कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले, डॉक्यूमेंट दिलवाया जाए। वकील साहब को डॉक्यूमेंट लेकर तुरंत आएंगे, गई तारीख अगली लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंट देने के लिए तारीख दी गई। इस मैटर में कोर्ट में क्या जवाब पेश करना है, वो जवाब भी मेरे पास बना हुआ है, फिक्स फॉर्मेट। सिर्फ ऊपर का कोर्ट का नाम चेंज करो, वो जवाब पेश करो, हर अवार्ड खारिज। कारण क्योंकि अगर आपने कंसर्न नहीं दिया है, लेकिन अगर वहां पे आप नहीं पहुंचे, आपने लापरवाही की, तो फिर ये फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड भी सही हो जाता है। तो ये गलती अपने को नहीं करनी, ये चीज ध्यान रखो। बाकी आर्बिट्रेशन अवार्ड बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के आपके घर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। कोई सेक्शन 17 के ऑर्डर पर पुलिस आपके घर नहीं आ सकती है, जैसा दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। तो वो चीज नहीं करनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब मुझे बात बताओ, जब कंपनी के पास ये विकल्प मौजूद है, तो फिर ये इस तरीके से हरेसमेंट का काम क्यों करती है? फालतू के पैसे खर्चे थे, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। पैसा तो यहाँ पे भी दे रहे। एक शब्द कहा सर ने, 90% इनका जवाब राइट है। जैसे आपने कहा पैसा खर्चा करना, इनकी तो वैसे भी लीगल टीम है, इतना इनका का पैसा खर्चा हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? पहला सवाल सर ने कहा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आज आप लोग आए, मैंने किसी को कहा आपको 51,000 फीस देनी है, आप मेरा था कि मुझसे 10-20 लोग 50 लोग मिले हुए, जिनको आना चाहे वो आए, जिनको लगा हमको जाना चाहिए वो आए। अगर मैं नहीं जानता हूँ वो लोग भी बैठे, जो मुझसे नहीं जुड़े वो लोग भी बैठे, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। ये इस प्रक्रिया के अंदर 99.99% लोग भी जवाब नहीं देते, 99.99% भी जवाब नहीं देते हैं। और जो अवेयर है, अगर वह लोग जवाब देते हैं, तो उन 0.01% से उनके अगर अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं करवाए तो कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत आएगी, तो मालूम है यहाँ क्या दिक्कत आएगी? आर्बिट्रेशन एक्ट में क्या था? दोनों पक्षों की सहमति से, और इन्होंने एग्रीमेंट में क्या लिखा है? तो लटका देगा कोर्ट कि तुम कानून से बड़े हो, इस प्रकार के एग्रीमेंट बना रहे हो। दूसरी बात, अगर ये हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट में सामने वाले पार्टी को भी नोटिस जाएगा, उसको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। लेकिन ये बात है कि अगर यहाँ पे हाई कोर्ट यदि डायरेक्शन देता है और कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, तो दोनों पक्षों को उसको फीस भी देनी पड़ेगी और कानूनी जवाब भी देने पड़ेंगे। और इतना तो हम भी जानते हैं, चाहे हालात खराब हो, परेशान है, बिजनेस लॉस है, मेडिकल रीजन है, जो भी, लेकिन हम तो डिफॉल्टर हैं, फैसला तो हमारे खिलाफ ही, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, तो आप भी तो आर्बिट्रेटर के सामने अपनी बात रखोगे, 2, 4, 5, 10, 15 हियरिंग होगी। यहाँ भी अगर आपको लगा कि आर्बिट्रेटर ने कोई ऐसा अवार्ड कर दिया और आपके पक्ष में नहीं किया, आप उसको भी तो चैलेंज करोगे, ऊपर तो आपके लिए भी है ना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक तो इनके जो एग्रीमेंट है, उन एग्रीमेंटों की पोल होती है। दूसरी बात, सिन्हा साहब ने एक बात कही थी कि सर लोन के डॉक्यूमेंट दिए। सिन्हा साहब,
आपको एग्रीमेंट दिया लोन का, सिग्नेचर मैच किए आपकी। बाकी ये देखना कि कई लोगों के डॉक्यूमेंट पे, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर भी आपको कॉपी मिलेंगे, आपके सिग्नेचर नहीं होंगे। तो 1.5 साल से मान लो कि कोई पैसा नहीं देता। कारण क्या है? अभी हाल ही गुजरात सूरत के अंदर एक पार्टी, शायद मैंने आपको रेफर की था, लोन डॉक्यूमेंट मंगवाए, जितने डॉक्यूमेंट आए पार्टी के साइन में, साइन कॉपी किए गए, लेकिन कॉपी भी ऐसे किए गए जो डायरेक्ट दिख रहे हैं हमारे सामने साइन किए, जैसे मेरे साइन, ये मेरे साइन, लेकिन ये न रे न द र जो सी, ये तो अब मेरे साइन ये उन्होंने कर रखे हैं, फर्जीवाड़ों की दुकान खोल रखी है। अब ये चीज कहाँ आएगी? सामने। उसके बाद वो ये नहीं कह सकते पार्टी ने फर्जी सिग्नेचर किए, क्यों? इनकी भी जांच होती है। दूसरी बात, जब ये सिग्नेचर होते हैं, देखिए फाइनेंस से जुड़े हो आप, सिग्नेचर को वेरीफाई कौन करता है? अरे जब लोन देते समय आप सिग्नेचर देते हो, जो ब्रांच मैनेजर होता है, जो वहां के एरिया मैनेजर होता है, वो आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। आप सोचिए, भारतीय दंड संहिता की धारा, एक बात बताऊं, मैं दूसरों को कहता हूं, मैं खुद भी कहता हूं, मुझे में भी नई धारा कंटेस्ट नहीं हुई है। कोटक का और एक इशू है सर, कोटक में जो उनके जो ये आते हैं ना ईमेल आईडी, उसमें कभी भी कुछ नहीं जाता। सबके हुई है, हाँ सब हुई है। सब ये है, मतलब उसमें कुछ नहीं जाता, यही हो जाता है। मतलब मैंने कल जयपुर इनबॉक्स फुल बोल देते हैं उनका पार्टी का। मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने कल जयपुर में जब ये चर्चा हुई, तो जयपुर में मैंने एक बात कही थी कि बहुत अच्छी बात है ये कंपनियां हरेसमेंट करती है, बहुत अच्छी बात है ये कंपनियां फैक्ट सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए पूरी बात तब होती जब ये ईमानदारी से चलती, जब ये ईमान